तो यूपीएससी पॉलिटी रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारा तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये ओवरऑल इस सीरीज में 9th लेक्चर है और इस पर्टिकुलर टॉपिक का पार्ट 1 है। देयर विल बी ओनली 2 पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, तो ये मेरे बारे में डिटेल आपको मालूम है, तो आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए कॉपी पेन आई होप कि लेकर आप बैठे हो। उसके साथ में आपको मार्क करना है फ्रॉम 1 to 14 इन योर कॉपी। ओके, एंड 3 कॉलम बनाना है जैसा कि आप सभी को मालूम है। पहले में आपको नंबरिंग डालना है 1 से लेकर 14 तक, है ना। दूसरे में ऑप्शन, जैसे ही क्वेश्चन में दिखाऊं अपना ऑप्शन लिखना है वहां पे। और तीसरे में अप्रोच की, क्या वो पर्टिकुलर अप्रोच आपने सही किया कि नहीं किया, वो कैसे पता कर चलेगा जब मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा तब। सो दैट आपको अपनी एक्यूरेसी, है ना, और अपने अप्रोच के बारे में पता चले और आप एक रेशनल माइंडसेट के साथ जो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूरत है वो अप्रोच डेवलप कर पाओ एमसीक्यू सॉल्व करने का, राइट। चलिए, उसके साथ आपको क्रेडिट सिस्टम भी डेवलप करना है, उस पर भी हम ध्यान दिए जा रहे हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप सबके सामने। वी एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम द मॉडल। अब देखिए, 2 स्टेटमेंट है और ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं 1 by 1। तो एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सॉवरेन, बट इंडिया में क्या है कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आपको देख के लगेगा कि नहीं, किसी भी पार्लियामेंट के पास, है ना, सुप्रीम पावर थोड़े ना होती है, चेक्स एंड बैलेंस तो होता ही है। लेकिन यहाँ पे आप गलत हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो यूके का पार्लियामेंट है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो सुप्रीम है एकदम। कहते हैं कि उसके पास इतनी पावर है कि वो मेन को वुमेन बना सकता है, वुमेन को मेन, मतलब मर्द को औरत बना सकता है और औरत को मर्द बना सकता है अपने लेजिस्लेशन की पावर के अकॉर्डिंग, ठीक है। दैट्स वाई ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं कि इंडिया में मैटर्स रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रिफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को अमेंड करना हो तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ये इसका आंसर दोनों करेक्ट है, तो सी हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यूके का पार्लियामेंट एकदम सॉवरेन है, सुप्रीम है, ठीक है। सॉवरेनिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन पार्लियामेंट जो है सॉवरेन बॉडी नहीं है जैसा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है। ओके, चेक्स एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। जुडिशियल रिव्यू से हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो चेक्स एंड बैलेंस रखता है किस पे? इंडियन पार्लियामेंट पे और उसके लॉज बनाने पर। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन आप सभी को मालूम होगा, केबीसी, केशवानंद भारती केस 1973 में आया था। तब सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट था कि देखो, कोई भी लॉ बनाओ लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को जो है वायलेट नहीं करना चाहिए, राइट। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, है ना, तो बिल्कुल अगर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात आती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनता है और वो उसमें कम से कम 5 लोग होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कितने लोग होने चाहिए? कम से कम 5 लोगों का बेंच बनता है। 5 से ज्यादा ही हो सकता है, कम नहीं हो सकता। और दीज बेंचेज आर नॉट रूटीन फिनोमिना, मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है, एडहॉक बेसिक पे होती है कि जब जरूरत पड़ती है तभी उनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, बनाया जाता है। और ज्यादातर मामलों में, है ना, जो केसेस आती है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे 2 या 2 से अधिक 3 जजों की टीम बैठती है जिसको डिवीजन बेंच बोलते हैं। ओके, और ये सारा कुछ, और ये तब होता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तब बनाई जाती है जब कोई पर्टिकुलर केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का बात आता है तब। अभी क्या है हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, जुडिशियल वाले जब हमारे पीवाईक्यू लेक्चर आएंगे। ओके, तो आर्टिकल 145 क्लास 3 में ये मेंशन है। ओके, तो और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है उसमें कम से कम 5 जज होने चाहिए, 5 से कम नहीं होने चाहिए, 5, 7 ऐसे करके होते हैं, 5, 7, 9 एक्सेट्रा। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट दैट इट इज फेडरल इन कैरेक्टर। अब फेडरल कैरेक्टर कौन सा है अपने इंडियन पॉलिटी का, है ना, आपको मालूम होना चाहिए। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से चेक करते हैं। पहला बोल रहा था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये सेफगार्ड, बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखते हो सकता है इससे भी स्ट्रॉन्ग कोई पॉइंट मिल जाए, है ना।
तो यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, नहीं, इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ फेडरल चेक कैरेक्टर के बारे में। तीसरा बोल रहा है द यूनियन कैबिनेट हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टी, नहीं, फेडरल का तो यहाँ पे लेना देना ही नहीं कुछ। द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ये भी नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड, ये एक फेडरल कैरेक्टर है किसी भी हमारी डेमोक्रेसी में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है necessarily indicates the federal character of Indian polity. The Constitution establishes an independent judiciary headed by the Supreme Court to settle the disputes between the center and state or between the state, और ये हेल्प करता है मेंटेनिंग द सेपरेट जुरिडिक्शन एंड अथॉरिटी ऑफ बोथ सेंटर और स्टेट। ओके, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फेडरल फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वन बाय वन देख लेते हैं। पहला है कि डुअल पॉलिटी कंसिस्टिंग ऑफ यूनियन एट सेंटर और स्टेट एट दी पेरिफेरी, मतलब यहाँ पे दो टियर ऑफ गवर्नमेंट है, क्या क्या, स्टेट और सेंटर। देखो कम से कम 2 टियर होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो उससे एक स्टेप आगे है 3 टियर। क्या, ये हमारे लोकल गवर्नमेंट भी है ना, क्या क्या, म्यूनिसिपालिटी और पंचायत। तो कम से कम 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, हमारे पास 3 है जो कि बिल्कुल है एक फेडरल कैरेक्टर। दूसरा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तीसरा है डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए बिटवीन सेंटर और स्टेट, जैसे हमारे यहाँ शेड्यूल 7 में फेडरल लिस्ट है ना, उसमें कौन सा सब्जेक्ट है ना, किस पे कौन लॉ बना सकता है, वो भी प्रॉपर बाइफरकेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ सर्वोच्च क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम है ना कैसे भी तुरंत के तुरंत चेंज कर दो कॉन्स्टिट्यूशन को, नहीं, उसमें रिजिडिटी भी होनी चाहिए है ना, कि उतना भी आसान ना हो उसको चेंज कर दो। और बाई कैमरल लेजिस्लेशन होना चाहिए जिसमें कम से कम है ना 2 सभा हो, लाइक लोअर हाउस एंड अपर हाउस, हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही है, राज्यसभा और लोकसभा। और इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी जो है कि एक बहुत ही जरूरी करेक्टर है फेडरल होने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट, स्टेट को कौन सा पर्टिकुलर है ना ऑप्शन बढ़िया से डिफाइन करता है। चारों ऑप्शन को हम पढ़ते हैं और उसके जवाब पे आते हैं। पहला बोल रहा है कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटली ऑक्युपाइंग अ डेफिनिट टेरिटरी, है ना, डेफिनिट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरे पे आते हैं a political organized people of a definite territory, मतलब ये चारों के चारों आप पढ़ोगे ना तो मोर और लेस सेम ही नजर आएंगे, राइट। लेकिन हमें इसमें चाहिए कीवर्ड, और कीवर्ड क्या है स्टेट के लिए कि एक डेफिनिट टेरिटरी हो और परमानेंटली वहां पे लोग रहते हो, है ना, उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट हो, उस पर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होना चाहिए, और एक ऑर्गेनाइज वे में गवर्नमेंट हो, है ना। क्या क्या मैंने बताया कि कम्युनिटी ऑफ पर्सन होने चाहिए जो परमानेंटली ऑक्युपाई करने चाहिए एक डेफिनिट टेरिटरी, तो कम्युनिटी ऑफ पर्सन, डेफिनिट टेरिटरी, और इंडिपेंडेंट हो, कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं हो, और उसके साथ साथ एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट हो। ये 4 के 4 पॉइंट अगर किसी ऑप्शन में है तो बिल्कुल हो जाएगा। देखो पहले में तो कम्युनिटी ऑफ पर्सन भी है और डेफिनेट टेरिटरी भी है, इंडिपेंडेंट है और ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट भी है, तो पहला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए सोल्यूशन पे आ जाते हैं। इसके सोल्यूशन बोल रहा है कि स्टेट इज अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्युपाइंग इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट। ये चारों के चारों पॉइंट मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, है ना। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग स्टेट इज अ ह्यूमन कम्युनिटी दैट successfully claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory. Okay, next question पे आते हैं। बोल रहा है which one of the following factor constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy? चारों में से कौन सा बेस्ट सेफगार्ड करता है किसको, लिबर्टी को, किसी लिबरल डेमोक्रेसी में? एक कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, या इलेक्टेड गवर्नमेंट, या सेपरेशन ऑफ पावर। याद कीजिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, है ना, किसी अपने पहले वाले लेक्चर में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेपरेशन ऑफ पावर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर हमें लिबर्टी को, है ना, आज़ादी को सेफगार्ड करना है किसी भी लिबरल डेमोक्रेसी में, तो जरूरी है हर किसी को अपना पावर या अपने लिमिटेशन पता होने चाहिए। हमारे यहाँ पे है एग्जीक्यूटिव, है ना, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर।
अगर तीनों के पावर सेपरेटेड रहेंगे ना, तीनों अपने दायरे में रहकर काम करेंगे, तो कोई भी एक दूसरे की है ना लिबर्टी का या भाई मतलब सिटीजन की जो लिबर्टी है वो खतरे में नहीं आएगी। वो खतरे में तभी आती है जब जो किसी गवर्नमेंट के मेन ऑर्गन है ना, उनके पावर में कंफ्यूजन हो, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर प्रॉपर ना हो, तो लिबर्टी जो है खतरे में आ जाएगी। दैट्स वाई अगर सेपरेशन ऑफ पावर है तो ये बेस्ट सेफगार्ड करता है किसको, लिबर्टी को, इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इसको ऑलरेडी हमने कर लिया है, ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी अ डिटेच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक या फिर और should not have taken part in the politics in the recent past। मतलब गवर्नर के रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर कंडीशंस किसने लगाए थे, इन चारों में से बताना है कौन सी कमेटी ने या कमीशन ने। ठीक है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए कि सरकारिया कमीशन ने ऐसा बोला था। अच्छा, बाकी भी कमीशन क्या क्या है उसको भी हम समझ लेते। ठीक है, अच्छा उसके साथ आपको डेट भी ध्यान में होना चाहिए कि फर्स्ट ARC रिपोर्ट कब आई थी, 1966 में। राजमन्नार कमेटी 1969 में रिपोर्ट दी थी, सरकारिया कमीशन 83 में, और नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000 में। ओके, चलिए थोड़ा बहुत डिटेल इनके बारे में जान लेते हैं कि जो सरकारिया कमीशन है उसके रिकमेंडेशन जो है ना, ये सारे के सारे हैं, हम पढ़ लेते हैं एक बार। बोला कि प्रोसीजर ऑफ कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर शुड बी प्रिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। गवर्नर शुड बी एन इमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट। गवर्नर शुड बी अ डिटेच्ड फिगर विदाउट पॉलिटिकल लिंक्स और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन द रिसेंट पास्ट। उसके अलावा गवर्नर शुड बी अलाउड टू कंप्लीट देयर टर्म ऑफ 5 ईयर। ऐसा नहीं कि उनको पहले हटा दो, है ना, कम से कम 5 साल तो उनको पूरा का पूरा टर्म उनको कंप्लीट करने दो। और इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन के सारे थे क्या क्या, कि सेटिंग अप अ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 356 जो है शुड बी यूज स्पेरिंगली। ऐसा नहीं क्या कभी भी जब मन किया तब उठा के, है ना। 356 क्या है, 356 356 है प्रेसिडेंट रूल, कि उसको इतनी आसानी से नहीं लगाना चाहिए। इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस शुड बी स्ट्रेंथन। नेक्स्ट है रेजिडरी पावर शुड रिमेन विद द पार्लियामेंट। अच्छा, ये सिंपल से है, आप पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ठीक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, देन, अब ध्यान से समझिएगा 356 क्या बोलता है, प्रेसिडेंट रूल। तो बोल रहा है कि अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया तो प्रेसिडेंट जो है इन चारों में से क्या कर सकता है। पहला, द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिजॉल्व। असेंबली की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो असेंबली को करने की जरूरत ही नहीं। अभी हमने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट पहले किसी लेक्चर में पढ़ा है कि असेंबली और लोकल बॉडीज को डिजॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती जब प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी स्टेट में, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा, द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाई और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बोल रहा है ना। लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट। अरे अभी नेशनल इमरजेंसी ऐसा जैसा तो कुछ है नहीं, प्रेसिडेंट रूल लग रहा, तो आर्टिकल 19 क्यों सस्पेंड कर दोगे, है ना। तो ये भी बहुत गलत बात है। ऑप्शन डी बोल रहा है द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दी दैट स्टेट। प्रेसिडेंट क्यों बनाएगा लॉ, है ना, उसके हाथ में तो एग्जीक्यूटिव पावर सारी की सारी आ गई, लेकिन लॉज बनाने का काम पार्लियामेंट ही करेगी। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का बी। सारा कुछ मैंने बता ही दिया, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आराम से आप इसको कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कि द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट। एडवांटेज जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म का कौन सा है चारों में से, मेन बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, कह नहीं सकते। इट प्रोवाइडेड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट, ये भी कह नहीं सकते एकदम 100%। द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर, बिल्कुल, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटर के लिए।
अगला है इफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन। ये क्या मतलब हुआ? अगर कॉन्फिडेंस लूज करता है वो पार्लियामेंट में तो उसको हटा सकते हैं। तो पहले और दूसरे में उतना श्योरिटी नहीं है, लेकिन तीसरा श्योर है और चौथा तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन सी होना चाहिए। सोल्यूशन देखते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी ही है। बोला इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। दूसरे शब्दों में कहें तो दे होल्ड ऑफिस ओनली इफ द मेजॉरिटी इन लोकसभा सपोर्ट्स देम एंड मस्ट रिजाइन इफ दे लूज कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बोला द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ अ रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाय। बोल रहा है कि जो पार्लियामेंट है ना वो किसी स्टेट सब्जेक्ट पे भी लॉज बना सकता है, जो स्टेट लिस्ट में है सब्जेक्ट उस पर भी लॉ बना सकता है नेशनल इंटरेस्ट में। कब? चारों ऑप्शन में बताइए। लोकसभा बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। नहीं, लोकसभा का तो कोई काम नहीं, तो जहां भी लोकसभा दिख रहा है उसको हटा दो। बात है राज्यसभा का, तो बोल रहा है राज्यसभा बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। सिंपल मेजॉरिटी से नहीं बल्कि स्पेशल 2/3 मेजॉरिटी से जब वो पास करती है तब जाके पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकती है। तो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और कौन से आर्टिकल में ऐसा मेंशन है? 249 में, है ना। अच्छा, एक 252 में भी है। आर्टिकल 252 क्या बोलता है, यहीं पे रिवाइज कर लेते हैं। बोलता है टू और मोर स्टेट, दो या दो से ज्यादा स्टेट अगर चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर कोई स्टेट लिस्ट है उनमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे लॉ बनाना है पार्लियामेंट को, तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 249 ये बोलता है कि नेशनल इंटरेस्ट में अगर पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट सब्जेक्ट पे कोई लॉ बना सकता है। उसके लिए जरूरी है कि राज्यसभा, है ना, में रेजोल्यूशन पास हो बाई 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा सामने आपके। सॉरी, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। अब इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकता है होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, पूरे या किसी पार्ट ऑफ इंडिया के लिए। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? विद द कंसेंट ऑफ द ऑल द स्टेट, with the consent of majority of state, with the consent of state concerned, without the consent of any state। अब एक बात बताओ कि इंटरनेशनल ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करना है उसे, है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर स्टेट जो है कंसेंट नहीं देंगे तो नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा प्रोविजन है हमारे यहाँ कि अगर हमें इंटरनेशनल ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करना हुआ उसके लिए कंसेंट की जरूरत नहीं है स्टेट की, हम कर सकते हैं किसी पार्ट या पूरे इंडिया में कहीं पे भी। ओके, तो ऑप्शन डी मस्ट बी विल बी दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट और कन्वेंशन। इट कैन बी डन विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। दिस प्रोविजन इनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस एंड कमिटमेंट्स। कुछ एग्जाम्पल इधर दिया है कि सम एग्जाम्पल ऑफ लॉ इनेक्टेड अंडर द एबव प्रोविजन आर यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947, जिनेवा कन्वेंशन, एंटी हाईजैकिंग एक्ट, है ना, ये सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया स्टैम्प ड्यूटी ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर, ये है इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, रेगुलेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ओके, याद कीजिए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो स्टैम्प ड्यूटी है वो स्टेट लगाता है, मतलब सेंट्रल और स्टेट कौन कौन से टैक्सेस लगाते हैं वो सारे देखा था। तो स्टैम्प ड्यूटी उसमें किसका देखा था? स्टेट का देखा था कि इम्पोज करता है कौन? स्टेट। लेकिन इम्पोज स्टेट करता है लेकिन कलेक्ट कौन करता है ना, उसमें कंफ्यूजन है कि दोनों कर सकते हैं। दैट्स वाई स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। रेगुलेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, है ना, नहीं, रेगुलेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कि नन ऑफ दीज। तो ये है कि इंडिया में स्टैम्प ड्यूटी जो है ऑन फाइनेंशियल गुड्स इज इम्पोज्ड बाय द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो इम्पोज किया जाता है स्टैम्प ड्यूटी वो यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। हाउएवर द कलेक्शन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी आर डन बाय द स्टेट। तो जो कलेक्शन और अप्रोप्रिएशन है
स्टैम्प ड्यूटी का वो स्टेट गवर्नमेंट करता है, लेकिन इम्पोज कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट। अभी ऊपर मेरे से गलती हुआ, उसको आप ध्यान दीजिएगा कि इम्पोज यूनियन करता है, ना कि सेंटर करता है। आगे बढ़ते हैं और स्टेटमेंट 2 की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट रेगुलेटेड बाय द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन स्टेट इट इज रेगुलेटेड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाकी भी देख लेते हैं कि आर्टिकल 268 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ड्यूटीज लिवाइड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। तो इसको आप पढ़ लेना, क्योंकि इस पे ज्यादा क्वेश्चन अभी आजकल आ नहीं रहे हैं, पुराना है, दैट्स वाई ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार आपके सामने, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। इन इंडिया हैज, चारों में से क्या है कि ब्रिटिश और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफरेंस क्या है? चारों में ऑप्शन में बताओ। बोथ अ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। अच्छा, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। बोला द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज। अच्छा, कि कैसे डिफरेंस है और इंडिया के पास क्या है, ये पूछा। बोथ अ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों जगह है। बाई कैमरल लेजिस्लेटर, ये भी दोनों के पास है। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल ये हमारे पास है, मतलब इंडिया के पास है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू जैसा कॉन्सेप्ट अमेरिका में एग्जिस्ट करता है, ब्रिटेन में एग्जिस्ट नहीं करता। दैट्स वाई ऑप्शन डी मस्ट बी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि इंडिया हैज सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू अनलाइक ब्रिटेन। द ब्रिटिश सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। मैंने बताया ना कि वहां का जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन है। While the parliament is not supreme in India and enjoy limited and restricted power due to written constitution, federal system, judicial review and fundamental rights, जबकि ब्रिटिश judiciary cannot review or declare the law made by the British parliament invalid. Whether Indian judiciary can review or declare the laws made by the Indian parliament invalid. Next question. अच्छा, और इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ ध्यान में रखते हैं कि However, it never became a replica of British system and differed in the following aspect. अब हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिफरेंट किस मामले में है, देख लेते हैं। इंडिया हैज अ रिपब्लिकन सिस्टम इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश मोनार्कल सिस्टम। अभी भी ब्रिटिश में मोनार्कियल सिस्टम चलता है, लेकिन हमारे यहाँ रिपब्लिकन, मतलब जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो रिपब्लिकन होता है, मतलब लोगों के द्वारा चूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट, ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस, लेकिन हमारे यहाँ किसी भी हाउस से हो चलता है, या फिर हाउस से ना भी हो तो 6 महीने के अंदर किसी हाउस का बनना पड़ता है, लेकिन वो किसी भी हाउस से हो चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अलोन आर अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर इन ब्रिटेन। बोल रहा कि द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलोन आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर इन ब्रिटेन, जबकि इंडिया में क्या है कि कोई भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है फिलहाल, हालांकि उसको 6 महीने के अंदर किसी लोअर हाउस या फिर अपर हाउस का मेंबर बनना पड़ता है 6 महीने के अंदर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटेन हैज द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर। क्या है? ब्रिटेन हैज द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हमारे यहाँ हम ऐसा प्रिविलेज एंजॉय करते हैं इंडिया में, और हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। चलिए, ये सारे के सारे हो गए क्या कि क्या डिफरेंसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स इज असाइंड टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आराम से आना चाहिए सर, और अगर नहीं आता नो प्रॉब्लम, जान लीजिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं इस पे कि इन विच रिस्पेक्ट हैव द सेंटर स्टेट रिलेशंस बीन स्पेसिफिकली टर्म्ड एज द म्युनिसिपल रिलेशन। ओके, ये भी थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी कि सेंट्रल कंट्रोल ऑफ द स्टेट इन द प्लानिंग प्रोसीजर। याद कीजिए, जब हमारे पास प्लानिंग कमीशन था, अभी 2015 में तो नीति आयोग आ गया, तो इसमें कुछ पार्टिसिपेशन बढ़ गया स्टेट का, लेकिन उससे पहले स्टेट का उतना से नहीं था किसमें, प्लानिंग कमीशन में, और उसको हमेशा एक सबऑर्डिनेट एंटिटीज की तरह देखा जाता था, और सेंट्रल का कंट्रोल ज्यादा था। दैट्स वाई वो म्युनिसिपल रिलेशन बताया गया, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को। ओके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। अभी मैंने फेडरल कैरेक्टर बताया ना किसी क्वेश्चन में आपको और डिटेल में, दैट्स वाई इतना डिटेल में
हर एक क्वेश्चन को है ना एक्सप्लेन किया जा रहा है, सच दैट ना केवल उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बट जो पेरिफेरल नॉलेज है वो भी आपको होना चाहिए, सच दैट उसको आप बाकी क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओ। देखो बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल और रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, ये भी बिल्कुल है। वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर विद द सेंटर, नहीं, ये तो हमारा क्वासी जुडिशरी हो गया, सॉरी क्वासी फेडरल हो गया कि रेजिड्यूरी पावर सेंटर के पास हो। अगला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, बिल्कुल ये भी है। तो हमसे नहीं पूछा था क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, तो देखो ए, बी और डी तीनों होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक नहीं होना चाहिए, पूछना चाहिए था क्वेश्चन। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में बोल रहा डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, क्या मतलब हुआ समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओ सॉरी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा था हमसे, है ना, तो क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था उसे, नो प्रॉब्लम। तो ऑप्शन डी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। देखो टू टियर गवर्नमेंट में कि सेंटर और यूनियन दो, सॉरी सेंटर और स्टेट दोनों के अलग अलग सब्जेक्ट होने चाहिए, सच दैट किस पे उनका अधिकार है, किस पे लॉज कानून बना सकते हैं, ये सारा कुछ ओके। और हमारे 7वें शेड्यूल में ये मेंशन है जिसको हम फेडरल शेड्यूल बोलते हैं। तो यूनियन लिस्ट में टोटल 98 सब्जेक्ट है, वहीं पे स्टेट लिस्ट की बात करें तो 59 सब्जेक्ट है, और तीसरा भी लिस्ट है जिसको हम कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं जिसमें 52 सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग में 47 थे, ये करने की जरूरत नहीं आपको, है ना, जस्ट जानते रहिए कि 98, 59, 52 अभी के लिए है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से क्या हुआ कि 5 सब्जेक्ट वेयर ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेट टू द कंकरेंट लिस्ट। आई होप ये सारा कुछ आपको क्लियर होगा। तो ये इस पर्टिकुलर लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर होने के साथ साथ जो पेरिफेरल नॉलेज है एक्सप्लेनेशन में वो सब भी आपको क्लियर होगा, सच दैट जब भी आगे क्वेश्चन मिले इस पर्टिकुलर टॉपिक से तो आप अच्छे से कर पाओ। चलिए आज के लिए 2 लाइन है कि मुस्कुराहटों से मुलाकात करते हो, मुस्कुराहटों से मुलाकात करते हो, तुम पिघलकर खुद को बस बर्बाद करते हो। तो कभी कभार जरूरी होता है ना, एकदम खड़े रहना, डटे रहना, पत्थर बन जाना। क्यों? क्योंकि तभी हम कुछ अचीव कर पाते हैं और एक मंजिल तक, अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। जब आप पिघल जाते हो तो पता चलता है कि आप कितने कमजोर हो। हालांकि ये सारे हालात सिचुएशन में नहीं करेक्ट बैठता, कुछ सिचुएशन हालात में ऐसा होता है, ठीक है। तो आई होप कि अच्छा लगा हो आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन एंजॉय।